नमस्कार साथियों। ना रुकना है, ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं भारत के भूगोल की। और भारत के भूगोल के अंतर्गत हम लोग अध्ययन कर रहे हैं भारत की अवस्थिति और विस्तार की। अवस्थिति और विस्तार के अंतर्गत हम लोग बात कर रहे थे कि भारत की स्थिति या अवस्थिति को हम दो प्रकार से पढ़ते हैं, एक ग्लोबीय स्थिति, दूसरी भौगोलिक स्थिति। ग्लोबीय स्थिति के अंतर्गत हम अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति का अध्ययन करते हैं और उसी कड़ी में हमने अक्षांश और देशांतर के बारे में सामान्य जानकारी जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भारत के भूगोल में पूछी जा सकती है उसके बारे में अध्ययन किया। अब इसी कड़ी में हम लोग आज भारत की ग्लोबीय स्थिति, भारत की अक्षांशीय स्थिति, भारत की देशांतरीय स्थिति और साथ ही भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। साथ ही वहां से किस तरह के प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं, किस तरह के प्रश्न अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं भारत की ग्लोबीय स्थिति। अब समझना यहां से भारत की ग्लोबीय स्थिति। अब देखिए, ग्लोबीय स्थिति को समझने से पूर्व हमें भारत की अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति को जानना जरूरी है। जब तक हम भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति को नहीं जानेंगे तब तक हम भारत की ग्लोबीय स्थिति का अध्ययन नहीं कर सकते, यानी कि भारत की ग्लोबीय स्थिति को नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि इसके बारे में हमने पढ़ा था कि ग्लोब क्या है। ग्लोब पृथ्वी का लघु प्रतिरूप है जिस पर अक्षांश और देशांतरों का जाल होता है और ग्लोबीय स्थिति के अंतर्गत हम अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति का अध्ययन करते हैं। तो देखिए, यहां है ग्लोब। क्लियर हो गया? अब इसी ग्लोब में हम बात करते हैं तो समझना यहां से कि यहां जो ग्लोब है इसमें हमने पढ़ा है कि जो भूमध्य रेखा है, कौन सी? भूमध्य रेखा, या जिसे हम इक्वेटर कहते हैं, जो पृथ्वी के लगभग मध्य से गुजरती है। तो यहां तो क्या होगी? इक्वेटर होगी। इसको थोड़ा सा हम लोग जो है इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे। यहां है इक्वेटर, 0 डिग्री अक्षांश, जिसे हम भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या इक्वेटर के नाम से जानते हैं। अब यहां जो भूमध्य रेखा है इस पूरे ग्लोब को दो भागों में विभाजित करती है, यानी कि यहां जो उत्तरी भाग है यहां कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, जिसे हम नॉर्थ हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। और जो भूमध्य रेखा के दक्षिण में है इसे हम दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध यह एक तरह से अक्षांशीय विस्तार को बताता है कि कौन सा देश उत्तरी गोलार्ध में है,
कौन सा देश? दक्षिणी गोलार्ध। यानी कि कौन सा देश भूमध्य रेखा के उत्तर में, जो भी देश भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित होगा वह उत्तरी गोलार्ध में होगा, और जो भूमध्य रेखा के दक्षिण में होगा वह दक्षिणी गोलार्ध, साउथ हेमिस्फीयर में होगा। अब यदि हम बात करें भारत की, तो भूमध्य रेखा के उत्तर में है भारत, जो है यहां है हमारा भारत। यहां भूमध्य रेखा के कहां है? उत्तर में है। देखिए यह भारत है पूरा। तो जो भारत है वह भूमध्य रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के उत्तर का तात्पर्य है कि वह कहां पर है? उत्तरी गोलार्ध। इसका तात्पर्य है कि अक्षांशीय दृष्टि से भारत कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। यानी कि भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है? उत्तरी गोलार्ध है। तो देखिए अक्षांशीय दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित। यानी कि भारत की जो अक्षांशीय स्थिति है वह कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर में। क्यों है? क्योंकि भारत जो है भूमध्य रेखा इक्वेटर के उत्तर में स्थित है। इसी तरह से देशांतरों के अंतर्गत बात करें या देशांतरीय स्थिति क्या बात करें, तो जो 0 डिग्री देशांतर है, कौन सा? यहां 0 डिग्री देशांतर, या जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा। अब देखिए समझना, जिस प्रकार भूमध्य रेखा पूरे पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, उसी प्रकार यहां जो ग्रीनविच रेखा है, जिसे हम 0 डिग्री देशांतर, प्रधान मध्याह्न रेखा या प्रधान याम्योत्तर जो कहते हैं, यहां भी पूरे पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है। कौन कौन से हैं? तो देखिए, एक कहलाता है पूर्वी गोलार्ध। क्या कहलाता है? पूर्वी गोलार्ध। और दूसरा कहलाता है पश्चिमी गोलार्ध। क्लियर हो गया? अब देखिए, जिस प्रकार हमने कहा कि अक्षांशीय दृष्टि से भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में यानी कि उत्तरी गोलार्ध में है, उसी प्रकार देशांतरीय दृष्टि से भारत ग्रीनविच रेखा के पूरब में, पूरब का मतलब है पूर्वी गोलार्ध में है, ईस्ट हेमिस्फीयर में है। तो यहां भी ध्यान रखना, यदि आपसे पूछा जाए देशांतरीय दृष्टि से, देशांतरीय दृष्टि से
भारत पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। क्लियर हो गया? यानी कि यदि हम जब देशांतरों के आधार पे भारत की स्थिति का अध्ययन करते हैं तो भारत जो है वह पूर्वी गोलार्ध ईस्ट हेमिस्फीयर में है, जबकि अक्षांशीय दृष्टि से जब हम भारत की स्थिति या अवस्थिति का अध्ययन करते हैं तो भारत जो है वह उत्तरी गोलार्ध में। अब आता है कि ग्लोब में, तो देखिए ग्लोब यह पूरा हमारा ग्लोब है, तो इस ग्लोब में जो भारत की अवस्थिति है तो ग्लोबीय स्थिति के अंतर्गत हम अक्षांश और देशांतरीय अवस्थिति का अध्ययन करते हैं। तो इसीलिए यदि आपसे पूछा जाए भारत की ग्लोबीय स्थिति क्या है तो इसमें अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति दोनों को एक साथ पढ़ते हैं, यानी कि उत्तर और पूर्व में। क्लियर हो गया? तो देखिए यदि आपसे पूछा जाए भारत की ग्लोबीय स्थिति तो भारत की ग्लोबीय स्थिति भारत की ग्लोबीय अवस्थिति क्या होगी? उत्तर पूर्व। तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। यदि आपसे पूछा जाए भारत की अक्षांशीय स्थिति तो हम बताएंगे उत्तरी गोलार्ध में, भारत की देशांतरीय स्थिति तो हम कहेंगे पूर्वी गोलार्ध में, और भारत की ग्लोबीय स्थिति पूछा जाता है तो अक्षांशों से हम क्या लेंगे? उत्तर, और देशांतरों से हम क्या लेंगे? पूर्व। यानी कि भारत की ग्लोबीय स्थिति क्या होगी? उत्तर पूर्व होती है। यह कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की ग्लोबीय विस्तार है उत्तर दक्षिण में है, पूर्व पश्चिम में है, उत्तर पूर्व में है या उत्तर पश्चिम में। तो ये ध्यान रखना, ग्लोबीय स्थिति के प्रश्न हमें सदैव समुच्चय के रूप में पूछा जाएगा। कैसे पूछा जाएगा? कि निम्नलिखित में से भारत की ग्लोबीय स्थिति का सही समुच्चय है। प्रश्न को समझना कि निम्नलिखित में से भारत की ग्लोबीय अवस्थिति का सही समुच्चय है। ए उत्तर पश्चिम, बी दक्षिण पश्चिम, सी उत्तर पूर्व, डी दक्षिण पूर्व। तो ये ध्यान रखना, जब भी भारत की ग्लोबीय अवस्थिति पूछी जाएगी तो भारत जो है ग्लोब में कहां मिलेगा? उत्तर पूर्व में मिलेगा। तो इसका सही समुच्चय क्या होगा? उत्तर पूर्व होगा। क्लियर हो गया? चले आगे। अब देखिए यहीं से ही हमारे प्रश्न बनने शुरू होते हैं कि हम जब भारत की अवस्थिति में ग्लोबीय अवस्थिति पढ़ते हैं तो ग्लोबीय अवस्थिति के साथ साथ हमें भारत का ग्लोबीय विस्तार पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? ग्लोबीय विस्तार। और जब हम ग्लोबीय विस्तार पढ़ते हैं तो हम अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार दोनों का अध्ययन करते हैं, और इसीलिए हमें ग्लोबीय अवस्थिति के साथ साथ भारत के ग्लोबीय विस्तार को भी समझना जरूरी है। और अधिकांश प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं वह भारत की अवस्थिति और विस्तार में ग्लोबीय विस्तार को लेके ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कई बार तो डायरेक्ट ग्लोबीय विस्तार पूछा जाता है, यानी कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पूछा जाता है। कई बार जो भारत से गुजरने वाले मुख्य अक्षांश या मुख्य देशांतर है उनके आधार पे भी प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। तो देखिए एक एक को लेके हम टॉपिक को क्लियर करेंगे ताकि हमारा कोई डाउट नहीं रहे और परीक्षा में जब प्रश्न आए तो हमारा गलत नहीं हो। और इसी श्रृंखला में हम अब बात करेंगे भारत के ग्लोबीय विस्तार की।
भारत का ग्लोबीय विस्तार। और भारत के ग्लोबीय विस्तार में सबसे हम पहले बात करेंगे भारत के अक्षांशीय विस्तार की। भारत का अक्षांशीय विस्तार। अब यहां पे जो समझने की बात है, अब भारत का अक्षांशीय विस्तार किस प्रकार से पूछा था, तो सबसे पहले तो आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा वह पूछा जाएगा भारत का क्या पूछा जाएगा, भारत का अक्षांशीय विस्तार। एक तो यह पूछा जाता है। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है भारत की मुख्य भूमिका तो सबसे पहले हम भारत के अक्षांशीय विस्तार में हमें दो बिंदुओं को समझना है। एक तो भारत का अक्षांशीय विस्तार और एक भारत की मुख्य भूमिका अक्षांशीय विस्तार। अब ये दोनों क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि कई किताबों में दोनों का उल्लेख है, कुछ किताबों में केवल एक का उल्लेख है। लेकिन कई बार परीक्षा में जब प्रश्न आते हैं तो ऑप्शन में दोनों दे रखे होते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार भी दे रखा होता है और भारत की मुख्य भूमिका अक्षांशीय विस्तार भी दे रखा होगा, और फिर दोनों में से किसी एक के संदर्भ में प्रश्न पूछा जाता है कि अक्षांशीय विस्तार या फिर मुख्य भूमिका अक्षांशीय विस्तार। यदि दोनों में से ऑप्शन में केवल एक ही है तब तो उत्तर दोनों में से कोई एक ही होगा। लेकिन जब दोनों ही ऑप्शन आ जाए तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, यह भी समझना जरूरी है। और देखिए, अब बात करते हैं सबसे पहले अक्षांशीय विस्तार को कैसे समझना। अब अक्षांशीय विस्तार को समझने का जो तरीका है बहुत आसान है। वह है कि हमने भारत की अक्षांशीय स्थिति को समझा है। अक्षांशीय स्थिति को क्या समझा है, हमने समझा है कि जो भारत है वह जो भूमध्य रेखा है, यह मानो इक्वेटर है, भूमध्य रेखा, यहां भूमध्य रेखा है। अब भारत जो है भूमध्य रेखा के उत्तर में है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में है, यह भारत है। यहां भारत है, जिसमें यह भारत की मुख्य भूमि है और यह भारत के क्या है, द्वीप है। अब जब हम भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं तो भारत जो है किस अक्षांश से शुरू होता है और किस अक्षांश में समाप्त होता है, यह पता हो। यानी कि भूमध्य रेखा से यदि हम उत्तरी गोलार्ध में जाएंगे तो सबसे पहला अक्षांश कौन सा, यह पता होना चाहिए, और सबसे लास्ट अक्षांश कौन सा है। तो देखिए, यहां से जैसे ही भूमध्य रेखा के यहां 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश से शुरू होते हैं
तो भारत का जो दक्षिणी बिंदु है वह 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होगा और यहां तक है, यानी कि 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। क्लियर हो गया? यानी कि आपसे पूछा जाए कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो हम लिखते हैं 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो एक तो आपको यह पता होना चाहिए कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्लियर हो गया? अब दूसरा हम कहते हैं कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार। अब देखिए, यहां जो भारत का दक्षिण बिंदु है यहां बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जिसे हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, और इसकी आगे हम जो है डिटेल से अध्ययन भी करने वाले। अब यहां जो भाग है या जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है जो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, यह इस भारत की मुख्य भूमि का भाग नहीं है। मुख्य भूमि तो यह है, यह किसके अंतर्गत आते हैं? द्वीप समूह के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश जो है यहां द्वीप समूह से जो है गणना की जाती है, जबकि भारत की जो मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि की बात करते हैं तो भारत की मुख्य भूमि से गुजरने वाला अक्षांश यह है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो यदि आपसे पूछा जाए कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो हम कितना कहेंगे? भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब दोनों ही चीजें क्लियर होगी कि भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछा जाता है तो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश आएगा, और भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार पूछा जाता है तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। अब देखिए, जब परीक्षा में प्रश्न आते हैं तो स्टूडेंट इन आंकड़ों को रट के जाता है, लेकिन हमें रटना नहीं है, हमें समझना है कि जब भी भारत की अक्षांशीय स्थिति पूछी जाती है तो सबसे पहले हमें कौन से बिंदुओं पर नजर डालनी है ताकि हमारा प्रश्न गलत नहीं हो। अब समझा, जब भी आपसे कई बार प्रश्न आता है कि भारत की अक्षांशीय स्थिति या अक्षांशीय विस्तार के संबंध में सही कथन कौन सा है, तो सबसे पहले आपको 4 आंकड़े अ ब स द में दे रखे होंगे। जब 4 आंकड़े दे रखे हों तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि जब भी अक्षांशीय स्थिति पूछी जाती है तो उस समय जो संख्या है उसके साथ सदैव क्या आना चाहिए? उत्तरी अक्षांश आना चाहिए। अब उत्तरी अक्षांश क्यों आना चाहिए? क्योंकि भारत जो है वह अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में है, तो वह उत्तरी गोलार्ध से शुरू होता है और उत्तरी गोलार्ध में ही खत्म होता है। इसीलिए 6 डिग्री 45 मिनट के साथ भी उत्तरी अक्षांश है और 37 डिग्री 6 मिनट के साथ भी क्या है? उत्तरी अक्षांश है। यह ध्यान रखना। और अधिकांश प्रश्न जो आते हैं उसमें चारों ऑप्शन एक जैसे होते हैं,
लेकिन अंतर कितना होता है, केवल यह होता है कि उत्तरी अक्षांश की जगह क्या कर लेते हैं, दक्षिणी अक्षांश, या उत्तरी अक्षांश की यहां पे दक्षिणी अक्षांश कर लेंगे या फिर यहां पे दक्षिणी अक्षांश कर लेंगे, और फिर आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से भारत की अक्षांशीय विस्तार को लेके कौन सा कथन सही है। पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये ध्यान रखना, सबसे पहले तो हमें क्या देखना है कि उत्तरी अक्षांश दोनों जगह होने चाहिए, पहले वाले अंकों के साथ भी उत्तरी अक्षांश और दूसरे वाले अंकों के साथ भी क्या होना चाहिए, उत्तरी अक्षांश होना चाहिए। एक तो क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट अब देखना है कि ऑप्शन में इसके बाद चेक करना है कि 6 डिग्री 45 मिनट दे रखा है या 8 डिग्री 4 मिनट दे रखा है। अब या तो दोनों में से कोई एक दे रखा होगा, तो जैसे ही प्रश्न आता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार है, तो हमें उत्तरी अक्षांश के बाद में किसको चेक करना है, 6 डिग्री 45 मिनट या 8 डिग्री 4 मिनट। अब दोनों में से कोई एक होगा तो हमारा उत्तर सीधा सीधा सही है। लेकिन यदि 4 ऑप्शन है, 4 में से 2 ऑप्शन ऐसे हैं कि उनमें उत्तरी अक्षांश भी दे रखा है और ये दोनों आंकड़े भी दे रखे हैं, ये तो दोनों में सेम होंगे, लेकिन ये भी आंकड़े दे रखे हैं, उस कंडीशन में हमें प्रश्न को समझना है कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। प्रश्न यदि पूछ रहा है भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो हमें यह लिखना है, और पूछा जा रहा है भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार, तो हमें यह लिखना है। लेकिन वर्तमान में जितने भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनमें तो क्लियर हो गया कि किस तरह से हमें भारत की अक्षांशीय विस्तार को लेके या अक्षांशीय स्थिति को लेके जब प्रश्न आए तो कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान रखना है। अब देखिए, अब जब हम भारत के अक्षांशीय विस्तार का अध्ययन करते हैं तो वह अक्षांशीय विस्तार के साथ साथ हमें यह भी पूछ सकता है कि भारत कितने अक्षांशों के मध्य स्थित है, भारत की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है, भारत का उत्तरी बिंदु जो है कौन सा है, भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो एक एक पॉइंट को हम आगे विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो देखिए, समझना यहां से सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए भारत का दक्षिणतम बिंदु, एक तो यह क्लियर होना चाहिए। दूसरा, अब देखिए भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वह कौन सा है, वह यह बिंदु है, और इसे कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले तो बात करते हैं भारत के दक्षिणतम बिंदु। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है वह है इंदिरा पॉइंट। अब देखिए, इंदिरा पॉइंट को पार्सन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट और ला हिचिंग भी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है, जिसे पार्सन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट या लॉ हिचिंग भी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट आता है कि यह जो दक्षिणतम बिंदु है यह कहां पे है, तो यह जो है यह पूरा द्वीप समूह कहलाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे दक्षिणी द्वीप है
जिसे हम ग्रेट निकोबार कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेट निकोबार, महान निकोबार कहते हैं, वहां पे स्थित है। तो यह दूसरा पॉइंट याद रखना है कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है यह कहां पे अवस्थित है? तो यहां ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में स्थित है। क्लियर? लेकिन अब एक और पॉइंट ध्यान रखना कि वर्ष 2004, वर्ष 2004 की सुनामी में इंदिरा पॉइंट, जो कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है, जलमग्न हो गया, यानी कि समुद्र में डूब गया। यानी कि वर्ष 2004 में जो सुनामी आई थी उसके कारण जो भारत का दक्षिणतम बिंदु, जिसे हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं, वहां जलमग्न हो गया, यानी कि समुद्र में डूब गया। और इस कारण वर्तमान में जब हम भारत के दक्षिणतम बिंदु के बारे में बात करते हैं या भारत के अक्षांशीय विस्तार का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम 8 डिग्री 4 मिनट को लिखते हैं। लेकिन हमें ऑप्शन में देखना है कि यदि आपको प्रश्न आता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो ऑप्शन में यदि इंदिरा पॉइंट है तो इंदिरा पॉइंट सही होगा, जिसे हम पार्सन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट या लॉ हिचिंग के नाम से जानते हैं। और ये कहां पर है? ग्रेट निकोबार में है। और उसकी स्थिति कहां है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें अवस्थित है। क्लियर? दूसरा आता है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। दूसरा पॉइंट है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। अब देखिए भारत की मुख्य भूमि कौन सी है? तो भारत की जो मुख्य भूमि है वह यहां है, और इसका जो यहां दक्षिणतम बिंदु है इसे कहा जाता है क्या कहा जाता है? कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाएगा तो कौन सा होगा? तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है वह है कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी को और किस नाम से जानते हैं? कुमारी अंतरिप या कैप कोमोरिन के नाम से जानते हैं, जो किस राज्य में है? तमिलनाडु में अवस्थित है। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है और भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। इसके बाद आता है भारत का उत्तरीतम बिंदु। अब देखिए तीसरा पॉइंट जो हमें याद रखना है, समझना है, वह है भारत का
उत्तरीतम बिंदु। अब देखिए भारत का उत्तरीतम बिंदु कौन सा होगा, तो भारत का उत्तरीतम बिंदु है वह यह है, इसे कहा जाता है इंदिरा कॉल। क्या कहा जाता है, इंदिरा कॉल। देखिए भारत का उत्तरीतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा कॉल। और यह कहां पर है, तो वर्तमान में यह लद्दाख में है, जो कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। पहले की जो किताबें हैं उसमें हम इंदिरा कॉल को जम्मू कश्मीर में पढ़ते थे, जब जम्मू कश्मीर राज्य के रूप में था, लेकिन वर्तमान में जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा हटाकर दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया है। एक कहलाता है लद्दाख और दूसरा कहलाता है जम्मू कश्मीर। और इसीलिए वर्तमान में जो भारत का उत्तरीतम बिंदु है इंदिरा कॉल, वह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से अक्षांशीय विस्तार के साथ हमें 3 पॉइंट और याद रखने हैं कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है और भारत का उत्तरीतम बिंदु कौन सा है। अब कई बार इसका प्रश्न अक्षांशों के संदर्भ में पूछा जाता है। कैसे पूछा जाएगा कि भारत के दक्षिणतम बिंदु की अक्षांशीय स्थिति बताइए। इसका मतलब है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु किस अक्षांश पर स्थित है। तो उस समय यह मैप हमें क्लियर होना चाहिए कि भारत के दक्षिणतम बिंदु कौन सा, इंदिरा पॉइंट की अक्षांशीय स्थिति कितनी है, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत की मुख्य भूमि के दक्षिणतम बिंदु की अक्षांशीय स्थिति क्या होगी, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। और भारत के उत्तरीतम बिंदु की अक्षांशीय स्थिति क्या होगी, तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और जब कई बार हमें प्रश्न में अक्षांश और देशांतरीय स्थिति एक साथ पूछी जाती है, तो भारत के उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों स्थानों को पूछा जाएगा, जिसका हम आगे अध्ययन करने वाले हैं। तो क्लियर हो चुका होगा भारत की अक्षांशीय स्थिति को लेकर क्या प्रश्न बनते हैं। अब एक और पॉइंट जो ध्यान रखना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है, हमने जो है अभी तक अध्ययन किया कि भारत का जो है अक्षांशीय विस्तार पढ़ा, लेकिन कई बार हमें अक्षांशीय विस्तार में यह पूछ लेता है कि भारत जो है कितने अक्षांशों के मध्य स्थित है। अब जब भी आपसे पूछा जाए कि भारत का अक्षांशीय विस्तार अक्षांशों के संदर्भ में पूछा जाए, तो यह भी हमें क्लियर होना चाहिए कि भारत जो है वह कितने अक्षांशों के मध्य स्थित है। अब इसको समझना है। भारत का अक्षांशीय विस्तार, अब इसमें हम दो तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहला हम पढ़ेंगे दक्षिणतम बिंदु। एक तो यहां से याद रखना, और दूसरा मुख्य भूमि के दक्षिणतम बिंदु
कन्याकुमारी से। अब कैसे समझना, देखिए यहां हमारा भारत है, और यह भारत के द्वीप समूह। अब भारत का जो है दक्षिणतम बिंदु जो है वह यह है, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, जो कि 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है, और यह भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है, और यह भारत का उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल, जो कि 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। अब देखिए अक्षांश विस्तार में हमने एक तो अक्षांशों के आधार पे पढ़ा, लेकिन कई बार हमें यह पूछा जाता है कि भारत का अक्षांश विस्तार कितना है, यानी कि भारत कितने अक्षांशों के मध्य स्थित है। तो उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को क्या कर दीजिए, घटा लीजिए। कैसे घटाना है, देखिए 37 डिग्री 6 मिनट में से 6 डिग्री 45 मिनट को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, जब हम दक्षिणतम बिंदु से निकालेंगे। अब कैसे निकालना है, देखिए जब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को करेंगे तो 6 में से 45 कम नहीं होते, तो हम यहां से 1 डिग्री को इधर लाएंगे, और जब 1 डिग्री मिनट में कन्वर्ट हो जाएगी तो यहां 60 मिनट के रूप में इधर आएगी, और 60 और 6 कितने हो गए, 66 मिनट, और 66 मिनट में से 45 मिनट को यदि हम घटाते हैं तो कितना रहेगा, 21 मिनट, और यहां पे 36 में से 6 गए 30 डिग्री। यानी कि दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट से जब हम बात करेंगे तो भारत जो है 30 डिग्री 21 मिनट अक्षांशों के मध्य स्थित है। कितने अक्षांश के मध्य स्थित है, 30 डिग्री 21 मिनट। लेकिन जब मुख्य भूमि से पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं, 37 डिग्री 6 मिनट में से 8 डिग्री 4 मिनट को घटाते हैं, तो यहां रहेगा, यहां पे 6 में से 4 गए 2, और 37 में से 8 गए 29। यानी कि मुख्य भूमि से जब पढ़ते हैं तो वह है 29 डिग्री 2 मिनट अक्षांश। तो ये दोनों ही चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए कि दक्षिणतम बिंदु से भारत कितने अक्षांशों के मध्य स्थित है, तो 30 डिग्री 21 मिनट अक्षांशों के मध्य है, और मुख्य भूमि जो है कि दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी से कितने अक्षांशों के बीच में है, 29 डिग्री 2 मिनट, जिसको हम राउंड फिगर में जो है क्या लिखते हैं कि भारत लगभग 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य है। और एनसीईआरटी में भी यही चीज लिखी हुई है कि भारत का जो है अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है। इसका मतलब है कि अक्षांशों के आधार पर भारत 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य है, और देशांतरीय दृष्टि से भी हम बात करेंगे तो भारत जो है लगभग 29 डिग्री 29 मिनट के आसपास, यानी 30 डिग्री देशांतरों के मध्य मिलेगा। और इसीलिए एनसीईआरटी में
राउंड फिगर में भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री बताया गया है। क्लियर हो गया? तो एक तो ये दो पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए कि ये किस तरह से जो है भारत का मुख्य भूमि से और भारत का दक्षिणतम बिंदु से विस्तार निकाला गया है। इसके बाद एक और पॉइंट जो पूछा जाता है वह पूछा जाता है कि भारत की भूमध्य रेखा से, यानी भारत का जो मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है, यह भी आपको पता होनी चाहिए और यह भी एग्जाम में पूछी जाती है। तो देखिए, भारत की मुख्य भूमि से रेखा की दूरी यहां कितनी है? 876 किलोमीटर है। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। और इसके साथ एक और पॉइंट पूछा जाता है, वह पूछा जाता है भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई। भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण। अब यहां भारत की मुख्य भूमि की बात करेंगे, दक्षिणतम बिंदु की बात नहीं करेंगे। भारत की जो मुख्य भूमि है उसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई, यह भी ध्यान रखना, यह किसके संदर्भ में है? भारत की मुख्य भूमि। तो भारत की मुख्य भूमि की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। क्लियर हो गया? तो ये तो था भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, भारत का उत्तरीतम बिंदु, भारत कितने अक्षांशों के मध्य स्थित है, भारत की भूमध्य रेखा इक्वेटर से मुख्य भूमि की दूरी कितनी है, और भारत का की जो मुख्य भूमि है उसका उत्तर से दक्षिण विस्तार, यानी भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है। क्लियर? अब इसके बाद एक और पॉइंट जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि जब हम अक्षांशों का अध्ययन करते हैं तो हम मुख्य अक्षांशों के बारे में पढ़ते हैं, और मुख्य अक्षांशों में हम 0 डिग्री अक्षांश जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जिसे मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से हम लोग जानते हैं, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसे उत्तरी ध्रुव व्रत या आर्कटिक व्रत कहते हैं, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जिसे दक्षिणी ध्रुव व्रत या अंटार्कटिक व्रत कहते हैं, और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसे उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जिसे हम दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं। तो मुख्य अक्षांशों के संदर्भ में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या पूछा जाता है कि भारत से गुजरने वाला मुख्य अक्षांश कौन सा है? सबसे पहले तो यह ध्यान रखना। अब देखिए, भारत से गुजरने वाला मुख्य अक्षांश कौन सा है, तो एक एक पॉइंट इसको समझना। भारत से गुजरने वाला मुख्य अक्षांश।
अब देखिए भारत के, जब भी भारत से गुजरने वाला मुख्य अक्षांश पूछा जाता है तो हमें भारत के जो है अक्षांशीय विस्तार को याद रखना है। अब भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, यहां से शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है और कहां तक है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए मुख्य अक्षांश में किसको पढ़ते हैं, 0 डिग्री अक्षांश। क्या 0 डिग्री अक्षांश भारत से गुजरता है, नहीं गुजरता है। तो इसका मतलब 0 डिग्री का प्रश्न भारत के संदर्भ में नहीं पूछा। इसके बाद दूसरा कौन सा है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब देखिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्या भारत से गुजरेगा, तो भारत के अक्षांशीय विस्तार को पढ़ते हैं तो 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है वह लगभग भारत के मध्य से गुजरता है। यहां है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम कहते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हम इस तरह से भी लिखते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो सबसे पहला तो पॉइंट आपको यह पता होना चाहिए भारत से गुजरने वाला मुख्य अक्षांश कौन सा है, तो यह है कर्क रेखा, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहां तक क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट जो यहां से पूछा जाता है कि कर्क रेखा जो है यह भारत में कहां से गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है, लगभग मध्य से गुजरती है। तो तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है वह है कि यह कितने राज्यों से गुजरती है, तो देखिए कर्क रेखा जो है कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। अब कौन कौन से राज्य से गुजरती है, तो देखिए पश्चिम से पूर्व क्रम, पश्चिम से पूर्व क्रम, कि पश्चिम से यदि हम पूर्व की ओर जाएंगे तो कौन कौन से राज्य आएंगे, तो सबसे पहले देखिए एक एक राज्य की हम पहचान करते हैं। सबसे पहले यह राज्य जो है वह है गुजरात, दूसरा यह राज्य है राजस्थान, तीसरा राज्य है मध्य प्रदेश, चौथा राज्य है छत्तीसगढ़, पांचवा राज्य है झारखंड, छठा राज्य है पश्चिम बंगाल, सातवां राज्य है त्रिपुरा और आठवां राज्य है वह है मिजोरम। क्लियर हो गया। तो ये ध्यान रखना है पश्चिम से पूर्व क्रम में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद है झारखंड, उसके बाद है पश्चिम बंगाल, फिर है
त्रिपुरा और उसके बाद है वह है इस तरह से कर्क रेखा जो लगभग भारत के मध्य से गुजरती है, यह भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसका पश्चिम से पूर्व क्रम है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब पूरब से पश्चिम क्रम भी आपसे पूछा जा सकता है, तो पूरब में सबसे पहले मिजोरम आएगा और सबसे लास्ट में गुजरात आएगा। लेकिन यदि हम पिछले प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो हमें राज्य भी पूछे जाते हैं और कई बार इन राज्यों के प्रमुख शहर भी पूछे जाते हैं। कैसे समझना कि आरपीएससी के द्वारा एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे, अदर पीसीएस में या एसएससी में भी प्रश्न आए कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में या दक्षिण में स्थित है। तो जब भी कभी ऐसा प्रश्न आता है कि कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर या दक्षिण में स्थित है, तो उस समय केवल आपको इन राज्यों की स्थिति पता करनी है कि उन 4 में से 3 राज्य ऐसे होंगे जहां से कर्क रेखा गुजरेगी, और जिस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है या तो वह उत्तर का होगा या फिर वह दक्षिण का होगा। यानी कि हमें प्रश्न वही पूछा गया है जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं कि कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से गुजरती है। तो जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो हमें कर्क रेखा वाले 8 प्रश्नों को ढूंढना है। पहला पॉइंट क्लियर। लेकिन पिछले कुछ एग्जाम्स में जो इन राज्यों के प्रमुख शहर हैं, जैसे अहमदाबाद है, राजस्थान का जयपुर है, मध्य प्रदेश की बात करें भोपाल है, जबलपुर है, इंदौर है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, झारखंड में रांची है या बोकारो है या जमशेदपुर है, पश्चिम बंगाल में कोलकाता है, त्रिपुरा में जो है अगरतला है, मिजोरम में आइजोल है। तो या तो राज्यों की राजधानी या प्रमुख शहरों को भी हमें पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा शहर या कौन सी सिटी या कौन सी राजधानी उत्तर में या कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। तो इसके लिए सबसे अच्छा जो तरीका है वह यह है कि आप एक बार मानचित्र में राज्य और जो भी इन राज्यों के प्रमुख शहर और राजधानियां हैं उनको मानचित्र में ड्रॉ कर लीजिए कि वह कर्क रेखा के उत्तर में है या कर्क रेखा के दक्षिण में, ताकि हमारा प्रश्न कभी गलत नहीं हो। क्लियर हो गया। तो यह आपका एक तरह से होमवर्क है कि आज जो है आप लोग जब क्लास देखें तो क्लास देखने के बाद भारत का एक पॉलिटिकल मैप लीजिए, उसमें कर्क रेखा को ड्रॉ कीजिए और जो भारत का पॉलिटिकल मैप उसको देखकर राज्य, इन राज्यों की राजधानी और इन राज्यों के प्रमुख शहरों को जो है बिंदुवत जो है नोट कर लीजिए कि कौन सा कर्क रेखा के उत्तर में है, कौन सा कर्क रेखा के दक्षिण में, ताकि परीक्षा में यदि शहर पूछ ले तो हमारा गलत नहीं हो। क्लियर हो गया। तो यह आपका होमवर्क है जो आपको खुद को स्वयं को करना है। हालांकि इसके संबंध में जो पहले प्रश्न पूछे गए वह मैं आपको आगे करवाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आप भी अपनी ओर से तैयारी करके रखें कि यदि शहर पूछ ले तो किस तरह के प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं, और प्रश्न शहर भी परीक्षा में पूछे गए हैं। इसके बाद आता है कि यह जो कर्क रेखा है जो कि भारत के लगभग मध्य से गुजरती है, तो इसकी जो लंबाई है वह किस राज्य में सबसे ज्यादा है, किस राज्य में सबसे कम है, या किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट है और किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर स्थित है, इन 8 राज्यों में से। अब उसकी भी बात करते हैं। तो देखिए कर्क रेखा की सर्वाधिक
लंबाई किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। और कर्क रेखा की न्यूनतम लंबाई यह किस राज्य में है? यह राजस्थान। 2 पॉइंट तो यह याद रखने हैं। इसके बाद याद रखना है कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट अवस्थित राजधानी वह है रांची, झारखंड। और कर्क रेखा के सर्वाधिक दूर अवस्थित राजधानी जयपुर। हम केवल उन 8 राज्यों की बात कर रहे हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। उन 8 राज्यों की राजधानियों के संदर्भ में सर्वाधिक निकट जो है वह रांची झारखंड है, और सर्वाधिक जो दूर है वह कौन सी है? जयपुर राजस्थान है। क्लियर हो गया? अब एक और पॉइंट यहां पे याद रखना, हमने कहा कि कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में है और सबसे कम कहां पर है? तो सबसे कम राजस्थान में। लेकिन कई बार हमें यहां भी पूछा जा सकता है, सामान्यतः ऐसा प्रश्न नहीं पूछा गया है, लेकिन परीक्षा है, पेपर सेटर पर डिपेंड करता है कि वह किस तरह के प्रश्न पूछ सकता है। तो कई बार आपको ऐसे प्रश्न पूछने की संभावनाएं रहती है कि कर्क रेखा की लंबाई के आधार पर राज्यों का सही क्रम कौन सा है। इसका तात्पर्य है कि कर्क रेखा जिन 8 राज्यों से गुजरती है उनमें सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है, न्यूनतम किस में, यह तो हम पढ़ के जा रहे हैं और ये सभी पढ़ते हैं कि सर्वाधिक मध्य प्रदेश में और सबसे कम राजस्थान। लेकिन ऑप्शन में मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों ही नहीं है, और फिर आपसे पूछ ले कि कर्क रेखा सर्वाधिक किस राज्य से गुजरती है या न्यूनतम किस राज्य से, तो हम पूरे 8 राज्यों का क्रम यदि निश्चित कर लें कि यही क्रम है, तो चाहे सर्वाधिक और न्यूनतम में मध्य प्रदेश और राजस्थान ऑप्शन में नहीं है, उसके बावजूद भी हम सही कर सकते हैं। तो कैसे समझना, सबसे ज्यादा जो है इसकी लंबाई वह मध्य प्रदेश में। क्लियर? इसके बाद जो है कौन सा है, तो उन पे भी हम लोग बात करते हैं। तो सर्वाधिक मध्य प्रदेश में है, उसके बाद जो है अलग अलग राज्यों में गुजरात है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, छत्तीसगढ़ है और राजस्थान है। तो ये क्रम भी हमें वैसे पूछने की नहीं है, लेकिन एक बार जब मानचित्र को देख के इस क्रम को आप निश्चित रूप से याद कर लें कि मध्य प्रदेश कैसे याद करना। देखिए, सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश में, उसके बाद गुजरात में, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर मिजोरम, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ और राजस्थान है। तो ये क्रम आप जो है मानचित्र के आधार पे ही करें और स्वयं मानचित्र को देख के ही करें,
क्योंकि इसमें गलतियां विद्यार्थी करता है और इसीलिए इसके लिए मैं यही कहता हूं कि सबसे पहले तो आप मानचित्र को देखिए और मानचित्र के आधार पे सीरीज आप स्वयं बनाइए और ये सीरीज आपको स्वयं को बनानी है। और यह सीरीज जब बन जाएगी, जब हम प्रश्न इसके करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट भी इसमें क्लियर हो जाएगा कि किस तरह के प्रश्न यहां से पूछे जा सकते हैं या पूछे जा रहे हैं। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हमें भारत की अक्षांशीय स्थिति और विस्तार को लेके जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं या पूछे जा चुके हैं उन पे हमने चर्चा की, जिसमें सबसे पहले हमने भारत की ग्लोबीय अवस्थिति, अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति का अध्ययन किया और उसके बाद भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत की मुख्य भूमि से अक्षांशीय विस्तार, भारत का उत्तरीतम बिंदु, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु और भारत कितने अक्षांशों के मध्य स्थित है और भारत से गुजरने वाला मुख्य अक्षांश कौन सा है, कितने राज्यों से गुजरता है और उनको लेके किस तरह के प्रश्न हमें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन पे हमने विस्तार से चर्चा की। और इसी के साथ हमारा भारत के संदर्भ में अक्षांशीय विस्तार जो है वह कंप्लीट होता है। इसी के आगे हम बात करेंगे भारत के देशांतरीय विस्तार की, क्योंकि ग्लोबीय स्थिति में हमने अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति का हम अध्ययन करते हैं, तो विस्तार में भी हमें अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अक्षांशीय विस्तार के साथ साथ देशांतरीय विस्तार का अध्ययन करना भी आवश्यक है और देशांतरीय विस्तार का अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।